मैंने तो नहीं कुछ करना। ओके। सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी हाँ। साप्ताहिक न्याय की आज कड़ी संख्या 117 में हमारे साथ जुड़ी हैं हिंदी और पंजाबी की लेखिका निर्मल जसवाल, और इस समय कनाडा से हमारे पास जुड़ी हुई है। अभी यहाँ भारत में 3 बज रहे हैं और वहाँ कनाडा में मेरे ख्याल से 5 बज रहे सुबह के। 5:30 बजे। निर्मल जसवाल, आपका बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया विभा, विभा जी। और जो चैनल चलाते हैं उनका भी विभा नाम है, विभा रानी है ना। तो उनका भी शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा फलक बनाया और आप मेरे पीछे पड़े रहे, निर्मल जी आओ, निर्मल जी आओ। पर हम जब प्रिज्म के उसमें मिले थे अमरावती में उधर, तो मुझे नहीं लगा था कि आप इतने टैलेंटेड हो, इतना कुछ हो और इतना कुछ लिखते हो, इतना कुछ भाग दौड़ करते हो, कहाँ घर से बाहर इतनी दूर आप काम कर रहे हो। तो ये जी ना औरत के हिस्से में जी आता है ना। औरत की अपनी जो अस्मिता है, इसे करके उसको अलग कर देती है पुरुष से। कि पुरुष ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आए, लेकिन औरत ऑफिस जाके आते हुए ना, मतलब मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं स्कूटर पे, छोटी सी स्कूटी पे बैठी हैं, घर का सामान लदा हुआ है, एक इधर एक उधर, आगे बच्चा बैठा है, पीछे बच्चा बैठा है। ये औरत ही कर सकती संभव। इतने कुछ जो है पुरुष नहीं संभाल सकता। पुरुष का जाके और पुरुष को पता लग जाए कि औरत में इतनी ज्यादा एनर्जी है, जो बैंक का भी काम कर सकती है, घर का भी काम कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है। और आराम से कहेगा प्लीज मम्मी के पास जाओ, जो काम करना मम्मी कराएंगे। और मैम, आप इस समय कनाडा से जुड़ी हैं और घड़ी का भी बहुत बड़ा फासला होता है, टाइमिंग का। आपने इस असुविधा को भी उठाया हम लोगों से मिलने के लिए। आपकी जो यह ऊर्जा है, ये हमें बहुत ही अच्छी लगती है, और आपका मिलनसार स्वभाव। दरअसल एक जो लेखक होता है मिट्टी से जुड़ा होता है, और आपके लेखन में वो मिट्टी मुझे हमेशा दिखाई देता है। तो ये जो देश और प्रदेश का रंग है आपके लेखन में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, देश प्रदेश का क्या? आपके साहित्य में देश और प्रदेश का रंग मुझे दिखाई देता है। ओके। जैसे मैं बात करूं तो कहीं अखरोट के पत्ते हैं, तो कहीं कनाडा की है भीड़, तो कहीं वैंकूवर सिटी है, अच्छा। तो कहीं अमेरिका की बस की भीड़ है, और ट्रक जैसे कार पर की यात्रा है, इत्यादि चीजें हैं। तो ये जो देश प्रदेश का रंग है आपके साहित्य में, ओके। वो कैसे उतरता है, उस पर अपनी बात हमें कहें। आ, विभा जी, आपने ना ये इसका मेरे को जो टॉपिक दिया ना, वो मैंने अभी देख लिया कि आपने लिखा भी यही है कि देश विदेश के जो रंग हैं। तो देश देश के रंग जो है ना, किसी किसी की किस्मत में आते हैं। अब मैं तो कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ। और जब जब, जब मैं अनमेरिड थी, तभी मेरी ये ललक होती थी कि मैं लुधियाना बिलोंग करती हूँ। तो लुधियाना से पंजाब में जो है कि मैं दिल्ली जाऊं, दिल्ली से फिर आगे इधर निकल जाऊं, या उधर जाऊं, इधर जाऊं, फिर चंडीगढ़ जब गई तो मुझे लगा चंडीगढ़ ही सबसे अच्छा शहर है। तो पंजाब से मैं चंडीगढ़ आ गई, तो चंडीगढ़ की जब रौनकें देखी और चंडीगढ़ की जो भाग दौड़ देखी और चंडीगढ़ शांत दिखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोचती हूँ कि यही लाइफ है, यहीं पे रहना चाहिए, और वहीं पे रहना शुरू कर दिया। पीएचडी में पंजाबी ने उसने करनी शुरू कर दी। उसी दौरान मेरी नौकरी भी लग गई, पीएचडी की भी के दौरान ही, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास आई थी इसमें हिंदी में। तब हिंदी में की फर्स्ट क्लास को ज्यादा वेटेज थी ना कि पीएचडी को। तो उसके कारण पीएचडी ना होते हुए मुझे नौकरी मिल गई पंजाब के। मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में नौकरी की है, भाग दौड़, बसों में धक्के खाए हैं, इधर उधर है। पर मेरी माँ ने कहती थी कि क्यों करना, आपने लड़की हो, आराम से बैठो बच्चे, क्या क्यों इधर तो घूमने में। कि नहीं, मैंने अपना ना कुछ बनाना है। पता क्या है, जब लड़की के मन में ये आ जाए कि मैंने कुछ बनना है, या मैंने संसार को दिखाने की कोई ऐसी ललक नहीं होती, लेकिन अच्छा बनना है, मैंने अच्छी लाइफ जीनी है, तो अच्छी लाइफ के जीने के बीच में जो ललक होती है, वो स्ट्रगल होती है। तो उस स्ट्रगल को आगे हम बढ़ाते बढ़ाते पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारे पैर ले जाते हैं। अब जैसे हमारे ना पंजाबी में उदासियां हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाके जो हम सफर करते हैं उन उदासियों को लेके, ये गुरु नानक देव जी ने, हमारे नानक जी ने भी ऐसी ऐसी जगहों में गए हैं जहाँ पर कि पहले तो हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, ना बसें हुआ करती थी, ना कोई साधन थे। लेकिन तब भी उन्होंने ऐसी जगह जाके सबका प्रचार किया, धर्म का प्रचार नहीं किया, इंसानियत का प्रचार किया। लेकिन सिखी धर्म जो बाद में हमारे एक सारा सम्मिलित हुआ, तो एक कहते हैं ना कि पंजाबियों की शान वखरी। मैं पंजाबी बीच में लफ्ज यूज करती हूँ कभी कभी। तो शान सचमुच ही वखरी है। वैसे तो हर एक इंसान की अपनी अपनी अस्मिता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है,
लेकिन हर कोई जहाँ पर आप रह रहे हो, जैसे मैं विदेश में आ गई हूँ, मैं तो 6 महीने जहाँ रहती हूँ और 6 महीने में चंडीगढ़ चली जाती हूँ। पंजाब इंडिया मेरे से नहीं टूट सकता, चंडीगढ़ मेरे से नहीं टूट सकता, चाहे जितना मर्जी मैं यहाँ पर हूँ। वहां का खाया, वहां का पिया, वहां की जॉब की, और मैं देनदार हूँ पंजाब की। और विवाह जो है, मैं आपसे बात एक बताती हूँ कि क्योंकि मैं देनदार हूँ और मेरे अंदर है कि मैंने जो कुछ लिया है उसको वापस किसी रूप में करना है। तो अब मैं हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन अभी तक पंजाबियों को, मतलब ये पंजाबी का मतलब, तो पंजाबी पढ़ने वाले, इनको पता नहीं था कि जब मैंने बताया कि मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ, रिटायरमेंट के बाद पढ़ाती थी, तो कहते हैं हम तो आपको पंजाबी के समझ रहे हैं, पंजाबी का राइटर है। और पंजाबी में एक मेरी किताब ये है, अ, चुप जही कुड़ी। चुप जही कुड़ी जो किताब है, इसमें उल्टे दिख रहा होगा, मेरे को लगता है कि सीधा दिख रहा है नाम। तो चुप जही कुड़ी जो है, इस ये मैंने समर्पित की पंजाबी को। तो पंजाबी पंजाबी पंजाब के नाते होने, पंजाबी होने के नाते ये मैंने किताब इनको समर्पित की पंजाब को, और मैं उसके देनदार थी इसलिए। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा, मेरे फ्रेंड्स मेरे से लड़ने लग गई कि ये क्या है निर्मल, कि आप पंजाबी पंजाबी में लिखे जा रहे हो, आप हिंदी में भी कुछ लिखो। तो हिंदी के बाद में फिर मैंने कुछ साल बाद फिर हिंदी की एक किताब दी, रेत का रिश्ता। तो मैंने रेत का रिश्ता जो भी प्रकाशक ने छापी, इसने आधार प्रकाशन वालों ने ही, लेकिन अपनी सिस्टर कंसर्न जो है सतलुज से छापी है। तो ये किताबें मेरी बहुत गई, क्योंकि मैंने जो मनन किया है कहानी का, देश विदेश रह के ऐसी ऐसी जगह मिली, जो आप मुझे कह रहे हो ना कि टोरंटो जा रहे हो, गए हो, या वैनकूवर गए हो। ये मेरे उपन्यास आया अभी, रेड वाइन जिंदगी, आपको पता है कि रेड वाइन जिंदगी जो मेरा उपन्यास आया। तो और कौन से रंग देखने हैं, आप बताओ। मैम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि उससे पहले आपकी किसी रचना को हम लोग सुने, क्योंकि एक कवि के मुंह से जब उसकी रचना का पाठ सुना जाता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। नहीं, आप कविता सुनना चाहते हो? आप जी मैम। आप सुनना जी चाहते मैम, हो? कविता सुनना चाहते हैं। कविता आप ऐसा है कविता, कि कहानी, उपन्यास विभिन्न विधाओं में लिखती हैं, लेकिन हमें अभी लग रहा है कि यदि आप अपनी कोई कविता सुनाएं तो बड़ी बिंदियों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना, मैं बताती हूँ राजे, मैंने ना बड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपना सफर किया। सबसे पहले मैं वैसे हिंदी में कविताएं लिखती थी, और कहानी भी लिखती थी, हिंदी में कविताएं भी लिखती थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख लिख के रख जाता है, जैसे आम तौर पे होता है कि बच्चे परिपक्व हम नहीं होते, अपरिपक्वता जो हमें है, वो थोड़ा थोड़ा पकाती है। तो धीरे धीरे जाते जाते कदम से कविता लिखते लिखते मैं कहानी पे जब मुड़ गई, तो कहानी भी मेरी हिंदी में तो बहुत गई थी, अखबारों में गई थी, लेकिन किसी मैगजीन में नहीं गई। तो जब मैंने एक चुप रही कुड़ी, एक मेरी किताब बड़ी पॉपुलर होगी, उसके बाद फिर मुझे एक मैं सबको बताती हूँ कि जो पंजाबी के बड़े अच्छे राइटर है, ये अपने संतोख सिंह धीर, उन्होंने वो मुझे पीएयू मिले, वहीं पे मुझे सुरजीत पात्र जी मिले, बड़े लोग मिले, पास भी मिले। और मैंने मैं गवर्नमेंट कॉलेज से लुधियाना की जो बॉयज कॉलेज है, उनकी तरफ से वहां पर पढ़ती थी। वहां से कॉलेज की तरफ से मैं अपने पीएयू में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहां पर जब कवि सम्मेलन हुआ तो मेरे को कॉलेज से भेजा गया। वहां पर मैंने हिंदी की कविता पढ़ी, तो वहां पर पास को भी सुना, और सुरजीत पात्र जी भी, और बड़े बड़े संतोख सिंह धीर वगैरह जय। तो अब पता लगता है कि मैं तो उस ग्रुप में से निकल के अलग हुई हूँ, निकली हूँ। फिर संतोष सिंह धीर ने कहा कि नहीं बेबा, तू ना हुन कविता हिंदी च लिख, ते कहानी लिख पंजाबी च। मतलब पंजाबी में बोले, पंजाबी और हिंदी में कोई इतना फर्क नहीं है, बोलने में लहजे में फर्क है। जैसे आप कहते हैं ना हम देशज के शब्द लाने चाहिए तुम्हें, तो देशज में भी इतना कोई फर्क नहीं है। एक जैसे साउंड में थोड़ा सा फर्क रह जाता है, थोड़ा सा लिपि में फर्क रहता है, अदरवाइज इतना कुछ अंतर नहीं है। तो फिर मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी, कहानी से फिर मेरी चर्चा होने लगी, क्योंकि कहानी, अच्छा मेरे में एक ये है कि जो भी लिखना है ना, बिल्कुल डिफरेंट लिखना है, अलग से लिखना है। अलग से पहचान बनाने की मेरे में इसमें ललक नहीं थी, लेकिन अलग लिखना है, और अलग ही दिखाना है कि संसार में तो इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हमारे समाज में हो रहा है। तो उस समाज में जो कुछ भी हो रहा है, तो हम भाई शीशा तो दिखाएं। और मैंने वो शीशा कैसे दिखाया, वो डिफरेंट सी स्टोरी है। तो मेरी एक ना बीच में फिर मेरी एक समुंदर नीली आंखों का एक किताब आई, आ, ये वाली, तो आप देख सकते हो, इसमें मेरी अपनी एक फोटो, मेरी बेटी के शादी की उसमें फोटो है। शादी के दौरान जब मदर ने जो ड्रेस पहनी तो ये बड़ी चर्चित अभी रही है। उसके बाद में फिर एक मेरी है, आप अभी पूछ रहे थे मच्छियां कच दियां क्या है। अब ये किताब आई है, मच्छियां कच दियां, है ना, औरत के
फीमेल के हक में चलती हूँ। फीमेल दबंग भी हो सकती है, फीमेल सौम्यता भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, लेकिन फाइटर भी हो सकती है। और आपने देखा आजकल तो बिल्कुल संसार बदल गया है। और औरत के नाम पे औरत की जो अस्मिता बदल गई, और उसकी जो पावर है, फीमेल पावर कहते हैं ना, औरत की स्त्री पावर है, ये तो फीमेल पावर है, इसको तो ऐसे लेकिन अंदर से चाहे वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे बाहर से शरीर की बहुत ताकत नहीं है, लेकिन शरीर की ताकत में भी यदि हम एक्सरसाइज करें, कुछ करें, तो इतना वो कुछ है नहीं है। अब जी ये देखो, ये मेरी फ्रेंड ने ये पेंटिंग बनाई है, अंजू पसरीचा है, पंचकर्म में रहती है। और ये इसको पेंटिंग को, एक मेरी पेंटिंग बनाई, एक मेरी बेटी की पेंटिंग बनाई, और उन सबको जोड़ के किताब का इसको सर्व रख दिया। तो इसमें भी डिफरेंट ही कहानी है। और रेत का रिश्ता एक कहानी है, एक मच्छियां मच्छियां कच दिया, मैं बता रही थी, मच्छियां कच दिया मतलब मच्छी जो है कांच की, लेकिन मच्छी जो है मैं औरत का सिंबल देती हूँ। मेरी कहानी सारी सिंबॉलिक है। सिंबल देते हुए मैं सोचती हूँ कि ये मच्छी जो है, औरत मच्छी है, तड़प भी है, फिसलन भी है, जीवंत भी है, पानी में रहती है अपने आप को संभाल के। लेकिन इतनी फिसलन है कि हम उसको कंडा डाल के पकड़ते हैं, मतलब कांटा लगा के उसको पकड़ा जाता है, लेकिन वैसे हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो फिसल जाएगा। औरत भी यही है, औरत जल्दी करके किसी के झांसे में नहीं आती, लेकिन क्या है, कोमल है ना। तो झांसे में आ जाए तो दुख भी झेलती है। तो हमने इस दुख से पार आने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने की हिम्मत की है। और आजकल आपको पता है कितनी फाइट होती है, मतलब ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऐसे दरिंदगी हमने देखी है, और मतलब जिसमें, तो मैंने उसको अपने इस दरिंदगी को, इसको देश देश रह के उपन्यास जो मेरा अभी जो आया है, रेड वाइन जिंदगी, उसमें दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे कहानी पे आके फिर, आधार पब्लिकेशन वाले देश निर्मोही जी हैं, बड़े अच्छे हैं थोड़े, मतलब कहते हैं वो बड़े सख्त स्वभाव स्वभाव के हैं, लेकिन जब आप उनके आदमी के पास जाओ, जब तक आप उनके करीब जाके उनसे बातें नहीं कर सकते, उनकी पर्सनैलिटी नहीं पता लग सकता किसी की भी, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी। मैं वैसे, मेरे से लोग ना जो कहते हैं ये बड़ी मुंहफट है, बड़ी दबंग है। और भाई मुंहफट हूं तो मेरे को, हमें जो राइटर को जो मिलता है समाज से, हम उसी को देते हैं, जो हम देखते हैं उसी को प्रोड्यूस करते हैं। कल्पना का अतिरेक होता है हर चीज में, कल्पना के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। और मैं कहती हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी वो होती है जिसमें कल्पना बेस्ड है। मेरी कहानी है, इसमें उपन्यास का पार्ट था, लेकिन मैंने कहानी को बना के कहानी दी, बड़ी पॉपुलर कहानी, बसंत रुत। उसमें दो बड़ी उम्र के जो साथी कल्ले कल्ले हैं। और बसंत रुत मैंने एडमिंटन, कनाडा में एडमिंटन एक जगह है, एडमिंटन इतनी खूबसूरत जगह, लोगों को पसंद नहीं क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत होती है। लेकिन जब मैं वहां पर रही हूँ, मेरी बेटी वहां रहती थी, तो मैंने इतनी खूबसूरती देखी। कनाडा, जे एडमिंटन एक सेंटर है, वहां से आप वैंकूवर चले जाओ, वहां से आप कलोना चले जाओ, वहां से वैम्प चले जाओ, और वहां से अपना जैस्पर चले जाओ, इतनी खूबसूरती देखिए। हमारे भारत में भी इतनी खूबसूरती कम नहीं है। आप केरला जाके देखो, आप बेंगलोर साइड में उधर जाके देखो, आप देख कन्याकुमारी जाके देखो, और आप जे एक अपने पहाड़ों की तरफ जाके देखो। मेरा शिमला नजदीक है, 10 बार गई हूँ, आप कार ड्राइव करके भी गई, बच्चों को भी लेके गई हूँ। लेकिन खूबसूरती वहां पर है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जब तक उसमें स्वच्छता की भावना नहीं आएगी, जब तक उसमें एक रख रखाव की भावना नहीं आएगी, सरकार हमारी बनाई हुई सरकार है, सरकार जब तक आदमी नहीं बनाए, आदमी ही सरकार है एक्चुअली, तो हम किसी को नुमाइंदा बना देते हैं, वो पास हो जाता है बन के ऑफिसर। नो, जब तक लोगों का डंडा नहीं चलेगा, तब तक ये सरकार जो है, हमारी अपनी आदमियों की सरकार होती है, कोई लकड़ी या लोहे की सरकार थोड़ी होती है। तो ये भावना आनी चाहिए कि हमने अपने देश को कैसे रखना है। यहाँ पर जो है ना, रख रखाव है, यहाँ पर नियम है, नियम के अधिक के उसके को वो फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मुताबिक नियमों को बदल देते हैं। कोई अफसर बन के आ गया, ये सड़क इधर से नहीं उधर से होनी चाहिए, इस सड़क का ये नहीं, ये नाम होना चाहिए, तो करते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर प्राचीन धरोहर को संभाल कर रखते हैं। क्या क्या बताएं, इतने इतने दुख होता है जब जाएं, क्योंकि हमारा पढ़ाना और पढ़ना काम है, हम अपना काम करते हैं। जिनका इंजीनियरिंग का काम है वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इतने इतने पुल बना देंगे, सड़कें बना देंगे, क्या होता है। तो जिनका जो काम है वो अपने परफेक्ट लहजे में करें, तो कमाल हो जाती है। तो अब जो मैं एक आपको ना, एक कविता है मेरी, तीनों लैंग्वेज, आपको याद होगा विभा, कि हम जब प्रिज्म में वहां पर गए थे, अमरावती पोइटिक प्रिज्म, मेरे 2018 की मैं लेके आई। वैसे मैंने अभी तक मैं ज्वाइन करती हूँ, 2022 की निकी, 2021 तक मैंने ज्वाइन किया उनको। मतलब कोरोना ने कहा कि भाई एक जगह बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना आना, आपने बहुत घूम फिर लिया, बहुत थक गए हो, बैठो जो काम करो। तो जिसका जो काम था उसने अपनी अपनी जगह बैठ के किया।
लेकिन इतनी मौतें, इतना कुछ देखा है, उससे दिल द्रवित होता है। तो उस द्रवना को ही लेके जो मैंने जो रेड वाइन जिंदगी लिखा था, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसमें से कहानियां एक ना, मैं कविता की सुनाती हूँ। 4 पंक्तियां है ना, 2-4 छोटी सी। तो एक कविता मैंने इसमें लिखी थी। अभी दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली के लिए छोटी सी कविता, 4 लाइन। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ, मेरी कविताएं बहुत मशहूर हुई हैं अभी। तो उसका अभी इंग्लिश अनुवाद भी किया है, वही बात करती हूँ। तो इसका है वल्दा। मैं पंजाबी में बात करनी है। वल्दा रहा ए दीवा। अभी पिछली दिवाली में लिखा था, जब इतने मार काट, सॉरी, ये इतना दहशत हुई थी कोरोना की, उसमें तो घर में बैठ के दिवाली मनाई है ना। तो वल्दा रहा ए दीवा, कि ये दीवा जो जलता रहा। मैं बाद में हिंदी में बता दूंगी इसमें। ਉਹ ਤੋਂ कतक तक ਦਾ सफर तय करके ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਕ ਕਰਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ कतक तक ਦਾ सफर। वो समझते हो, जो जनवरी में पोस्ट आता है, जो कतक आगे जो महीने आते हैं, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आगे। तो तय करके अपने आप ਨੂੰ ਖਾਕ ਕਰਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ। जश्न मनाओ हर एक हंकार, जश्न मनाओ हर एक हंकार होवे नीवा, कि अहंकार जो है नीचे होना चाहिए। अब इसकी एक मेरी कविता जो आप कह रहे हैं कि अमरावती में 3 लैंग्वेज में छपी हैं, पंजाबी में भी और हिंदी में भी और इंग्लिश में। इंग्लिश की मुझे अभी मिल नहीं रही पेज, तो काफी है। अब देख रहे हैं ना, ये कितना कितना मोटा से बनाया है, एक तरह का ग्रंथ बना दिया। तो इसमें संसार भर के जितने कवि, जिसमें आपकी भी कविताएं हैं। तो मुझे मालूम नहीं आपकी कविता उसमें आपके उस लैंग्वेज में है कि नहीं, जो आपके देश शब्द है कि नहीं। मैं पढ़ूंगी दोबारा, है ना। उस वक्त तो सुनी थी, बड़ा मजा आया था। तो इंतजार जो है, ये कविता छपी है। इसका पंजाबी में है उड़ीक। तो पंजाबी में सुनाऊं कि हिंदी में सुनाऊं? मैं पंजाबी में फिर सुनाती हूँ। उड़ीक करी सुफनिया नु पंजाबी से सुना सांभ रखी। दीजिए। उड़ीक करी सुफनिया नु सांभ रखी, ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਪਰਤਾਂਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਜਾ ਕੇ ਸੀਪ ਬਣ ਕੇ। ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝरनिया नु भर के, परतांगी समुद्र तीक जाके सीप बन के। इस एक छोटे से पैराग्राफ को हिंदी में कहते हैं कि इंतजार करना, स्वप्नों को संजोए रखना, लाती हूँ छलकी आंखों में झरनों को भरकर, लौटूंगी समुद्र तक जाकर सीप बन के। तो समझ आएगी, आ जाएगी। उड़ीक मतलब यहाँ पर इंतजार है ना। तो आगे है कि करांगी हवा ते ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਾਂਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੋਸੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ प्यार बन के, कि उसਨੂੰ नींद नहीं आती। प्रेम। मेरी कविताएं और कहानियां हैं, सब मैं पुरुष नारी के मनोविश्लेषण किया, उनके संबंधों का। और मोहब्बत की कविताएं हैं, मोहब्बत की कहानियां हैं। मोहब्बत जो है संसार का एक बहुत ही अंकुर सा है, कोमल सा एक लफ्ज नहीं है। अंदर जो है स्रोत, झरने जब फूटते हैं मोहब्बत के, तो सबको सराबोर कर देते हैं। तो मोहब्बत के बीच में कहाँ से ये चीजें आ गई है, मार काट की और लड़ाई झगड़े की, मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले तो मोहब्बत से ही एक बीज पैदा हुआ था, और मोहब्बत से ही हवा, और आपको स्टोरी पता है सारी छोटी मोटी। तो उससे ही सारा संसार पैदा हुआ। तो प्रभु ने तो मोहब्बत देख के ही पैदा किया, लेकिन मोहब्बत में अहंकार कहाँ से आ गया, और अभिमान कहाँ से आ गया, अपना लोभ कहाँ से आ गया। लोभ की बात मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। अब जो जो ट्रांसलेशन जो करता है, देखो मेरी एक ना ये कविता बीच बीच में सुनाऊंगी बीच में। अब ये इंतजार वाली कविता ये है कि कहूंगी हवा के झोंकों से थप थपाओ उसे, उसका प्यार बनकर, कि उसे नींद नहीं आती, प्रेमी को है, कि हवा के झोंकों से कहूंगी कि इसके थप थपा लो। तो क्या है, तड़फ वेखी नहीं जाऊंदी, जाना है मैनू उस कोल उसदा करार बन के, चल ठुमक ठुमक ए हवा, मिलना है मैनू उस नाल उसदा श्रृंगार बन के। तो अब जो हिंदी में समझ आ गई होगी कि तड़प देखी नहीं जाती, जाना है मुझे उसके पास उसका करार बनकर, चलो ठुमक ठुमक कर ए हवा, मिलना है मुझे उससे
उसका श्रृंगार बन के। जब मैंने ठुमक ठुमक कर लफ्ज बना तो सिंपली जो है ना, तो मुझे एक कलकत्ता से जो कौन से हैं जो कलकत्ता से आए थे, एक बंगाली जो हमारे कवि, मेरे को देखो अचानक नाम भूल गया उनका, तो कहते थे ठुमक ठुमक जो है ना बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इसमें सिंबॉलिक सा मतलब यूज किया है, तो अच्छा लगा। खैर, तो ये किताब में 3 लैंग्वेज में है, तीसरी मुझे अभी उसकी मिली नहीं कहाँ से है। तो एक कविता मैं ना, कविताएं मेरी बड़ी डिफरेंट सी हैं, कविताएं वैसे डिफरेंट हो तभी आप लोग पढ़ेंगे, नहीं तो कविता को कहते हैं कौन पढ़ता है। कहानियां पढ़ते हैं आजकल, कहानी का ट्रेंड खत्म हो रहा है आजकल, उपन्यास पर जा मेरे मैम, को। आपने एक बात कही थी कि मुझे कुछ बनना था और वो आप बन गए थे। आप नहीं, आवाज चली गई, क्या कर रहे हैं? हेलो, हेलो, क्या हुआ विभा? हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। यहाँ मधुबनी में बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, नहीं मेरा तो ये है कि कुछ बनना था। ये ना सिर्फ औरत को दबा के रखा जाता था ना, हमारे घर में जो होता था कि अब राजपूत, आपको पता है राजपूत कैसे होते हैं। मेरी मदर राजस्थान की है, मेरे फादर जलंधर के पंजाबी फौज में थे, मेरे दादा सियालकोट पाकिस्तान से आए आए थे उजड़ के। आपको पता है 1947 कैसी कहानी है। और 1947, 1984 और अपने वेम्पायर मैंने एक कहानी लिखी थी, बड़ी जबरदस्त कहानी, इंटरनेशनल हो गई है। लेकिन उसका जो तुलनात्मक जो हमारे हिटलर है, उसके वहां से पोलैंड का, कितनी इतनी खराबियां की, आदमी का दिमाग जब सटक जाए तो कैसे क्या करता है, अणु बना दिया, संसार तबाह कर दिया। तो आदमी बनाता भी है और बिगाड़ता भी यही है, जो खेले खेल रहा है और कुछ नहीं है। सीधा सादा जिंदगी को पसंद नहीं है, मुझे भी सीधी सादी जिंदगी पसंद नहीं है। जब मेरे को थोड़ी सा ठहराव आ जाता है जिंदगी में, तो कहती है यार कोई हलचल नहीं हो रही, क्या करूं। फिर मैं कहती हूँ चलो इतने पैसे इकट्ठे हो गए, टिकट लो, इंग्लैंड की सैर कर रहे थे। अब सैर करना लग्जरी लाइफ नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कई बार मैं करके। और मेरे फ्रेंड्स जो है ना, मेरे फ्रेंड संसार में इतने अच्छे मिले हैं। बुरे लोग तो मिलते ही है, वो चीनी में थोड़े से कड़वाहट सिलाने वाले ऐसे लोग होते हैं, तो उनको अलग कर दो। जरूरी नहीं है कि अपने चाय, जरूरी है चीनी में कुछ कोड़ पड़ गया, कुछ खट्टा मीठा कड़वा आ गया तो चीनी मत डालो, फिर की चाय पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस करके मैं लाइफ को उसको बड़े वैसे लेती हूँ। तो मैं अब जब हांगकांग की सैर करती थी, मेरे को ना कोई मेरी फ्रेंड मिली कि हांगकांग गए थे, कहते मैं कहा मैंने ना कभी गई नहीं कहीं पे विदेश में। तो 92 से मैंने सफर शुरू किया। पहले मैं अपने देश में बहुत घूमी हूँ, कभी इधर कभी उधर, है ना। जहां जहां भी मैं लद्दाख नहीं गई, बाकी मैंने बहुत जगह देखी है। और कई बार पैसे, थोड़े लिमिट पैसे में मैं जब हम हांगकांग ही कहते, खाना वहां पर बहुत महंगा मिलता है। चाहे मैं किसी के पास गई थी, ठहरा मैं 1 हफ्ते के लिए जाती थी, तो मेरा ब्रदर भी वहां पर नौकरी करने लगे, लेकिन अपने वो रहता था बेचारा अपने जहाँ पर लड़के वगैरह रहते हैं समीप पे, तो मेरे को नहीं स्टे करा सकता था। तो मैंने यहाँ से गुड़ और चने लेके जाती थी, 1 हफ्ते का पूरा लंच, जितना जितना इतना गुड़ खाना, इतने वो खाने, चने खाने। और मैं जो लंच टाइम है मैं निकल जाती थी सवेरे, ब्रेकफास्ट लेके बाहर ही करती थी। और घूमने के लिए अलग थी कि ये देखना वो देखना है। तो वहां पर जाते, और मैंने इतनी ब्यूटी देखी, चाइनीज ब्यूटी, लड़कियां, लड़के तो देखो सब लड़के जो है ना, आदमी लोग सब ज्यादा काम करते हैं ठीक है, लेकिन निठल्ले से होते हैं, ज्यादा आलसी है। मैंने बहुत जगह देखी है, मैं पहाड़ों में, मेरे पहाड़ी हस्बैंड मेरे पहाड़ी थे नैनीताल के, लेकिन ठीक है, फौज में गए हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन वहां के जो आलस देखा ना आदमियों में, औरत खेतों में काम कर रहे हैं आराम से आराम से, स्वेटर भी बन रहे हैं चलते चलते, या सूटे लगा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, बीड़ियां पी रही हैं। पहाड़ों की लाइफ ऐसे बहुत देखी, और मेरे को बड़ा मन बड़ा खट्टा होता है। तो औरत की ये देख देख के ना मेरे को मन बहुत बेचैन कर देता है। तो खैर, अब जब मैं मतलब हांगकांग में जब मैं ब्रेकफास्ट लेकर निकलती थी, तो घर में जहाँ पर भी मेरे को स्टे कराया जाता था, वहां पर चावल बना के रख जाती थी। मतलब चावल जो मिक्स वेज के और जो भी है। तो जहाँ पर जो बच्चे स्टूडेंट थे, वो भी ऐसे कहते हैं आंटी अब हमें आपने इंडिया बुला दिया है, तो अब तो हम इंडिया, तो अब नेक्स्ट मंथ जाएंगे, इस मंथ जाना था क्योंकि आपको यहाँ पर आपके हाथ का बना हुआ जो चावल मिल जाते हैं सवेरे सवेरे। तो कुकर में बना कर रखी, लेकिन सारा दिन मैं बाहर रहती थी। और फिर लंच मैंने देख देख के होता था कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, लेकिन नहीं। फिर मेरी फ्रेंड एक दो बारी लेके गई अलग अलग से रेस्टोरेंट में, मैंने बड़ा टेस्ट किया। मुझे फूड का बहुत होता है कि हर जगह हर तरह की चीज टेस्ट करनी है। तो दोपहर को मैं
गुड़ और चने खा के अपना पानी पी के, पानी की बोतल होती थी। टूरिस्ट लाइफ जैसी मेरी लाइफ रही है मोस्टली, अभी भी मैं टिक के नहीं बैठती। तो खैर एक ना मेरी जो कविता है, कविता जो ली है मैंने, हर तरह की है। इसमें आधा अधूरा है, जैसे दो आधे अधूरे की प्यार जो है, आधा अधूरा नहीं स्त्री चाहती, पूरा चाहती है, मुकम्मल जहाँ चाहती है। तो इसमें जो लिखा, ना मैं द्रौपदी ना मैं राधा, नहीं मंजूर प्यार आधा, गगन में थाल जैसे चंदा, धरती का प्यार ना हो आधा, बच्चे की किलकारी हो छितरी, उससे दुलार ना मिले आधा, महेश की तृप्त गंगा जैसे, उसे प्रेम न मिले आधा, रुक्मणी कहाऊं कृष्ण पर, वारी वारी जाऊं, नहीं स्वीकार दुलार आधा, प्रेम दीवानी नहीं गलानी, मीरा सी बनी रहूं सादा, मैं मीरा कृष्ण की आप पलक निहारूं, और बांटूं प्यार आधा आधा। जिसने कृष्ण को स्वीकार कर लिया, कृष्ण एक पुरुष नहीं है, मैं पुरुष नहीं मानती उसको, मैं उसकी छाया मानती हूँ, उसका एक श्रृंगार मानती हूँ, और उसकी एक मतलब अट्रैक्शन मानती हूँ। और जो समर्पित हो जाए तो उसमें आधा आधा प्यार बांटा जा सकता है। कि मीरा तो दीवानी है, उसने कृष्ण को देखा थोड़ी है, कृष्ण को उसने अपना वैसे बनाया है। तो उसने, लेकिन उसने उस प्यार में रुक्मणी को स्वीकार कर लिया। यात्रा, तो वृतांत, उपन्यास इत्यादि विधाओं में लिख लिया, अनुवाद कर लिया, संपादन कर लिया। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में कुछ और नई विधाओं में आपका लेखन हमें प्राप्त होगा? अच्छा, आपका टाइम निकल रहा है। एक मैंने ना किताब लिखी थी लखविंदर जौहर की, जो उपन्या ये सॉरी कविता है, इसको हिंदी में क्या, मैंने अनुवाद भी किए हैं, बहुत कम किए, लेकिन पहले मैं अपना साहित्य अकेडमी, जो पंजाबी पंजाबी साहित्य अकेडमी में एक पैनल में थी, मैं अनुवादक के तौर पे। फिर मैंने अनुवादक छोड़ दिया, मुझे कहते हैं कि आप अनुवादक के तौर पे चले गए तो आपको अनुवादक के तौर पे ही रह जाएगा, आपकी क्रिएशन जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर मैंने हटा दिया, लेकिन ना मेरा दिल करता जो अच्छी लगे पोइम तो है। तो इनकी अनुवाद की एक, मैं माधव कौशिक जी को जानते हैं, माधव कौशिक जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी चर्चित एक किताब है ये, कैंडल मार्च। उसका मैंने हिंदी से पंजाबी में किया, और इसका मैंने पंजाबी से हिंदी में किया। तो इसके बाद फिर मैं बीच बीच में यहाँ बैठ के जो कोरोना काल को, इसको मैंने यूज किया। देखो आदमी की फितरत होती है, जो तो यूज कर ले वक्त को वो तो फतेह कर गया, फतेह मतलब जीत हो गई उसकी, लेकिन जो नहीं उसने लाभ लिया तो वो हार जाता है, और वो कुछ नील उसको प्राप्ति होती है। तो मेरी रेड वाइन जिंदगी है। तो मुझे लोग, आप हैरान हो गए, रेड वाइन जिंदगी में इतना कुछ इतना कुछ, लोग जो कहते हैं, मैंने तो सहज लिखा था, क्योंकि मैं उपन्यासकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से टैलेंट, मेरे जो प्रकाशक जो है, आधार प्रकाशक देश निर्मोही जी ने इसका निकाल लिया मेरे से अंदर जो है। तो कहते हैं हमें नावल ही चाहिए। तो 2014 से लेके 2020 तक की जो भी मेरे देखा है, सुना है, जांचा है, परखा है, या मैंने जो महसूस किया है, जो जहाँ जहाँ मैं सैर करके, जहाँ जहाँ की जिंदगी लाइफ देख के आई हूँ, वैनकूवर में जाके, और जो यहाँ के स्टूडेंट है उनकी लाइफ कैसे है, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पक्के होने की उसमें ललक में, पढ़ने यहाँ पर पढ़ने पढ़ने लिखने के लिए बहुत कम आते हैं लोग, लेकिन यहाँ ये होता है कि पढ़ के हम पक्के हो जाए, रहने लग जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है। क्वांटी क्वांटी तो हमने लाइव वहां देखी है, बच्चे पैदा करी जाओ, सबसे जनरेशन बढ़ाई जाओ। सबसे हमारी अ, जो हमारी जो बात जो है ना इंडिया की, पॉपुलेशन की बात है। पॉपुलेशन ना हो, एक आदमी दो बच्चों को खाना देता है, यदि एक बच्चा तो उसको ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन यहाँ तो हमारे 10 10 20 20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन अब वो भगवान की देन समझ के जो करते थे, उसका कम हो गया है रुझान, कि नहीं भगवान की देन हमारे हाथ में है, कि हम दो बच्चे पैदा करें देने, क्योंकि हमने संसार चलाना है। संसार को गतिमान जो आपने करना है, तो उस गतिमान में आपने बढ़ोतरी एक एक परिवार ने थोड़ी कर देनी है, हर परिवार ने करनी है। यहाँ पर जो बाहर के फॉरेन के हैं, मैं अंग्रेज नहीं कहूंगा, अंग्रेज डिफरेंट, अंग्रेज जो है वो इंडिया के, जिनको अंग्रेजी जो बोलते हैं ना, वो अंग्रेज जैसी फितरत है उनकी, लेके बैठे हुए हैं। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल किया, और हम भी जो अंग्रेजी जितने ही बोलते हैं, सॉरी मैं उनके नहीं, मैं भी अंग्रेजी में चाहती हूँ कि मुझे भी बड़ी मैं लिखना शुरू करूँ, लेकिन मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि माँ बोली पंजाबी को हम जो कहते हैं, और मातृभाषा जो हमारी है, मेरी दोनों लैंग्वेज है, माँ की देन है, वो माँ हमारी भारत माता है, सॉरी भारत है। तो भारत में मैं रहती, तो भारत की देन, जो अपने इंडिया की, पंजाब की देनदार हूँ, पंजाब की सबसे ज्यादा देनदार हूँ, क्योंकि पंजाब की पैदावार वहां से हूँ मैं। तो पंजाब हमारा हिस्सा भारत का है। तो इस करके जो भी है, हमारे पॉपुलेशन में जो कंट्रोल आ जाए, और पॉपुलेशन जे नहीं, एक औरत के ना 6 बच्चे थे, और घरों का काम करती थी वो।
तो मैं कहा आपने एक भगवान ने दिए हैं, मैं कहा आपके बच्चे क्या करते हैं? एक बेटी घर में खाना बनाती है, एक बेटी उसका घर का काम करके आती है, वो बच्चा उस दुकान पे लगा है, एक बच्चा चाय वाले के पास है। मैं कहा बात सुनो, तुम्हें ये समझ नहीं आती कि जो पैसे वाले लोग हैं, ये लोग आपको पैदावार कराते हैं, और ये उनका काम करने के लिए आपने पैदा किए हैं, कि आप लोगों के लोगों के छोटे छोटे बच्चे पैदा करके वो बर्तन मांजने गई है, और वो दुकान में चाय बनाने गई है, आप लोगों के लिए नौकर पैदा करने हैं। तो मेरे एक ना फ्रेंड है, क्योंकि मेरे फौजी फैमिली रही है, मेरे हस्बैंड कैप्टन थे, और मेरे शान से जी हूँ, शान से अभी भी रहती हूँ, कि प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ। तो उसमें एक मेरे कर्नल साहब की एक वाइफ थी, तो हमारी धोबन थी एक नीचे जहाँ हम रहते थे, तो धोबी जो कपड़े को प्रेस करते थे, वो हमारे घर का काम भी करते थे, छुप के करती थी अपने हस्बैंड से, सुबह सुबह आके 6 बजे काम करके चली जाती थी। तो और मैंने कॉलेज में तैयार होना, सब होते थे, क्योंकि नौकर चाकर होना, वो नौकर नहीं, वो काम कर रहे हैं, पैसे हम पे कर रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं। तो मुझे मैं कहते कि मैडम जी मेरी एक लड़की है, तो उसने ना अच्छे स्कूल में, मॉडल स्कूल में, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रही, आप करा, मैं करा दूंगी। तो मैं उसको करवाई। तो हमारे सामने जो कर्नल की वाइफ थी, मुझे कहती निर्मल बात सुनो, कि मैडम बात सुनो। मैं कहा कहते आप उसकी लड़की को वहां पर स्कूल में दाखिल कराए। तो मैं कहा फिर मैं क्या, उसको बेचारी डिजर्व करती है, तो चाहती थी, उसके मदर फादर चाहते थे कि वो अच्छे स्कूल में, मॉडल स्कूल में करे। चंडीगढ़ में दो तरह के स्कूल है, एक गरीबों के लिए स्कूल है, और एक थोड़े से ऊंचे मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी वगैरह वगैरह अच्छे लोग के बच्चे जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के, या मतलब अच्छे पैसे पूसे दे सकते हैं। तो वो जो गरीब है, वो गरीबों में मुफ्त पढ़ाई होती है, फीस नहीं है, खाना पीना सब मिलता है, अच्छी लाइफ है। लेकिन वो कहते नहीं, मैंने वहां नहीं पढ़ाना, मैंने अच्छे बच्चों की संगत देनी है, ताकि जो अच्छे निकले। तो मैंने दाखिल कराया वहां पर, चंडीगढ़ तो खुश होता है वहां पर, तो हम तो पढ़े लिखे लोग चाहते हैं। तो मेरे पीछे पड़ गई कि आप उसको क्यों दाखिल करें, मैं क्या बात है, आपको क्या तकलीफ है मैडम? कहते जे निर्मल क्या करते हो, ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे घर का काम कौन करेगा? माय गॉड, इतनी मुझे ना, जैसे मैं जमीन से उछल के नीचे गिर पड़ी कि ये हमारी मानसिकता है। पैसे वाले और ऊंचे लोग जो काम कराना चाहते हैं, नौकरशाही जो लोग हैं, जो लोगों को नौकर बना के अपने पैरों की के नीचे दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम उठे। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी होती है ये देख के कि जो जितने भी घरों के छोटे छोटे लोग, जो छोटे लोग मैं उनको कहती हूँ, जो छोटा काम करते हैं लेकिन आजकल पढ़ रहे हैं, जो दबे कुचले लोग आजकल, दबे कुचले को उनको जागृति आ गई कि हमें दबाना कुचलना किसने है? ये आदमी लोग ही हैं, यही हमें दबा रहे हैं, हमारी अपनी जात ह्यूमन बीइंग है, यही हमें दबा के रखने चाहिए, रख रहे हैं। तो आज पढ़ लिख रहे हैं, और जो लोग बर्तन घरों में काम करते थे, वो अब ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, पढ़ लिख के सिलाई कढ़ाई में करते हैं, फिर आगे से आगे बढ़े हैं, और आगे तक बने, देखे मैंने। तो ये है जागृति, औरतों में आई है। और छोटे जो जिनको कहते हैं, जिनको मतलब आदमी कहता जी कर, अब वो ये आदमी कोई नहीं सुनता। और यहाँ की लाइफ डिफरेंट है, यहाँ पर घर का काम हम लोग ही करते हैं, अपना काम। यहाँ पर कोई अफसरशाही नहीं है। अफसर घर में होगा, सॉरी जॉब में होगा, या अपने घर में होगा मित्रों के साथ, उसकी पोजीशन जो है वो एक जैसी होती है। घर का टॉयलेट वगैरह यहाँ पर साफ करने में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो सफाई का सारा काम सामान मिल जाएगा, ये डालो वो करो। और यहाँ पर सफाई करने का, खाना बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मशीनें लगी हैं। मुझे लगता है कि हम भी एक बीच में मशीन में एक रोबोट ही हैं, जो इस संसार में चल रहे हैं, संसार को देख रहे हैं और आपके सामने परोस रहे हैं, और कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, जागरूकता की बात की, बराबरी की बात की, और ये बराबरी होना समाज में बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि एक तबका सदैव नौकर बना रहे, लेकिन एक वक्त आ रहा है जब ये तबका जाग रहा है और एक समानता आ रही है समाज में। मैम आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? वैसे युवाओं को प्रेरणा, देखो मैं मेरे जी ना, आप कह रहे थे कि ये मेरे ने फंक्शन जो कराया था इसका, मैंने सिर्फ लॉन्च किया। मेरी इतनी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है लोगों से, एक दो बार फोन करने पे, और जब तक आप पर्सनल नहीं बुलाओगे लोग नहीं आते। हमें उनको पर्सनल महत्ता देनी होगी, हमारी दोस्ती नजदीक से दोस्ती है। उनको अपना जो है लोभ छोड़ना होगा, अपना जो भी है अंदर से नेगेटिविटी हटा के उनको अपना बनाएंगे। तो मैंने 100 बंदों को बुलाया था, लेकिन वीडियो इमेजिन सिर्फ बुक लॉन्च में 150 बंदा आया। और मुझे फक्र हुआ, उसमें सिर्फ राइटर नहीं आए, पंजाबी हिंदी अंग्रेजी सब राइटर आए, वकील तक आए हैं, डॉक्टर तक आए हैं, आर्टिस्ट तक आए हैं, जिनके साथ मैं रही हूँ, चली हूँ, जिनके बारे में मैंने लिखा। मैंने अखबारों में भी बहुत काम किया है, फ्रीलांसिंग में अभी भी करती हूँ, थोड़ी थोड़ी करती हूँ। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मैं अपनी तरफ होना चाहती हूँ, सारा लिखना चाहती हूँ। एक किताब मुझे आई है अनुवाद की, जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं, मतलब मुझे लगा कि उनसे प्यार था उनसे, अब मैं बात नाम नहीं बताऊंगी।
क्योंकि ये छुपा के रखने कहा उन्होंने। और कोई गायिका है जिनका इतनी अच्छी लाइफ रही है, उसकी बेटी ने लिखा लेकिन उसकी नातिन ने, बेटी की बेटी ने मुझे दिया कि मैम जी आपने इसका अनुवाद प्लीज कर दो, हम हर एक से नहीं कराना चाहते हैं। चलो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे तो काम है। तो उसमें युवाओं के लिए ये है कि मेहनत तो करनी है, अपने आप को एक्सप्लोर भी करना है, लेकिन किसी के अंडर रह के काम तो करना पड़ता है, लेकिन अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए किसी की से चंगुल में नहीं फंसना। अपनी मेहनत भी करनी है और पढ़ना लिखना भी है। ये नहीं कि हमने साइंस ही पढ़नी है, कंप्यूटर ही पढ़ना है। कंप्यूटर के अलावा भी यहाँ पर मैं विदेश में देखती हूँ, कोई भी जिसमें टैलेंट है बच्चे में, कोई भी टैलेंट को उजागर कर सकता है। तो उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी लेकिन उसने आर्ट्स में पढ़ी, आसान से देके दे दी। लेकिन यदि यहाँ पर अगर लगता है कि नहीं मैं तो फिजिक्स में पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतना एक्सप्लोर करते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग में इतना एक्सप्लोर करते हैं, जो चीज हमें चाहिए नीड बेस्ड वो करो। लेकिन सब नहीं कर सकते, और जो अपने फील्ड में है उसमें आप आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास साइंस थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बन नहीं सकती, लेकिन मेरा जो, अच्छा अंग्रेजी माहौल था सारा कुछ, लेकिन पंजाबी माहौल अंग्रेजी माहौल था। तो उसमें मेरे को हिंदी अडॉप्ट कैसे कर ली। मेरा एक क्लास फेलो था पीओयू में, वो कहता कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि शादी शुदी कराना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करानी, पढ़ना है। तो उसमें फिर वो मेरी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी में करवाया, और मैं क्या इंग्लिश में करवाया था। कहता नहीं, मुझे लगा कि आपकी मदर हिंदी बोलती हैं, क्योंकि माँ बोली जो ना मदर से निकलती है, तो माँ बोली में ज्यादा पारंगत है आप, तो ज्यादा सीखोगे, क्यों मेरे फादर नहीं थे। इस करके मैंने हिंदी में एडॉप्ट कर ली एक तरह की, और मुझे आगे पर मेरी छाप है उनकी, आगे पर मेरा थीसिस भी है। और मैंने उनकी कहानी जैसी कहानी लिखनी शुरू की, और मुझे लगा कि मनोवैज्ञानिकता पर हर एक की पैठ नहीं होती, मनोविश्लेषण पर हर एक की पैठ नहीं होती। मैंने पढ़ा भी है, मैंने इसकी ऑनर्स की, फिलोसफी की, साइकोलॉजी की। लेकिन पढ़ के आपको पता लगता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और जो जिन्होंने आगे मनुष्य के ऊपर जो अनुसंधान किया हुआ है, खोज की हुई है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी तुलनात्मक लेके, और हम कैसा जीवन जी रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने बढ़ाने की मेरी प्रयास है। और कल्पना के आधार पर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एकदम से ठीक होता है, और एकदम से दिमाग में जाता है। आदमी सोचता है कि अरे ये तो मेरी कहानी है। जब इंसान ये सोचने लग जाए कि मेरी कहानी है, मेरी बात हो रही है, तब वो हमारे नजदीक आता है। जब इसका फंक्शन हुआ था रेड वाइन जिंदगी का, तो इतने लोग आगे, मैं कह रहे ये मैंने नहीं बुलाया, इस किताब ने आपको खींच के बुलाया है। और जी मैं क्या रेड वाइन करके तो नहीं आए सारे, रेड वाइन यहाँ पर नहीं मिलनी किसी को भी। तो हंस रहे थे। हंसी का माहौल सब तरफ हो, प्रसन्नता हो, खुश हो, खुशहाल हो, तो ये जीवन ही सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपनी माँ बोली को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी मातृभाषा में ज़रूर काम करना चाहिए, और जिस भी क्षेत्र को हम चुने उस क्षेत्र में हमें अच्छा करना चाहिए। मैम आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आई और हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, अपने विचार साझा किए और हम सबको इतना अच्छा संदेश दिया। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और इसके साथ ही सभी बड़ी बिंदियों को मैं याद दिला दूँ कि बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफ़ी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें। मिलेंगे अगले रविवार फिर एक और बड़ी बिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मेरे पाठकों को, मुझे देखने वालों को, मुझे सुनने वालों को, मेरी जैसी शक्ल है उसको स्वीकार करने वालों को। और रेड वाइन जो है, ये आप पढ़ेंगे आपको लगेगा जिससे वेरी डिफरेंट। और सबसे में महत्वपूर्ण यही है कि अलग पहचान तब बनती है आप अलग लिखेंगे। अपने दिल्ली के कई राइटर के नाम लिए, लेकिन जो अलग लिखते हैं उनकी पहचान अलग से बन जाती है। उसमें पंजाबी, हिंदी, लेकिन अपने प्रांत की जो है वो भाषा को लेकर चलेंगे, अपने कल्चर को लेकर चलेंगे, संस्कारों को लेकर चलेंगे, तो उसके अलग से पहचान होती है। और हमें मान भी होता है कि हम पंजाब के हैं, हम बिहार के हैं, हम इसके हैं, लेकिन हम एक हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका गया।